नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। और हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में आज जो हमारा विषय है वो अंतिम विषय है। जिस विषय को हम लेके हम चले थे वो आज अंतिम विषय है। ठीक है जी। तो हमारे सामने आज जो अंतिम विषय है वो है राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये छोटे छोटे विषय है परंतु ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उसको मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। और इसके बाद ये विषय हमारा खत्म होता है तो इस पे हम जो है वो एक प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं। ठीक है जी। जो हमने पढ़ा है 4-5 जितनी भी वीडियो बनी थी इस हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में, जैसे वर्गीकरण भाषाओं का और जैसे जितने भी उनकी विशेषताएं थी भाषाओं की, तो हमने वो पढ़ ली थी। ठीक है जी। तो आज जो हमारे सामने है वो अति महत्वपूर्ण तो नहीं है परंतु जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको मैं बता दूंगा। ठीक है जी। और इस तरह से हम इस पर प्रश्नोत्तरी कर लेंगे और उससे क्या होगा कि हमें चीज़ें याद हो जाएंगी, किस तरह से प्रश्न बनते हैं वो भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो मैं शुरू करता हूँ और हम प्रश्नोत्तरी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा वीडियो खत्म होने के बाद कि किस तरह से प्रश्नोत्तरी होगी और किस तरह से हमें करना है। तो सबसे पहले हमारे सामने राजस्थानी हिंदी है और उसके बाद बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी है। इनको हम जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी को मिटा और हम राजस्थानी हिंदी से शुरुआत करते हैं। तो राजस्थानी की अगर बात करें तो राजस्थानी हिंदी की जो बोलियां हैं वो 4 उपबोलियां हैं। ठीक है जी। राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं। तो जयपुरी हमारे सामने आ जाती है, मेवाती है, मालवी और मारवाड़ी। ये हमारे सामने 4 बोलियां हैं राजस्थान की। तो ज़्यादातर जो राजस्थान से पूछा जाता है राजस्थानी की जो भी बोलियां और भाषाएं हैं इसमें जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई है, भ्रंश के कौन से रूप से हुई है और अपभ्रंश के उस रूप से जो वो भाषा निकली थी वो कौन सी भाषा से इसकी उत्पत्ति होती। तो मैं बता दूँ कि राजस्थानी हिंदी की जो उत्पत्ति होती है वो होती है शौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है जी। और शौरसेनी अपभ्रंश की जो वो भाषा थी वो थी पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से राजस्थानी का विकास होता है। तो ये पूछा जाता है और उसके बाद पूछा जाता है कि राजस्थानी की जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो राजस्थानी की अगर बोलियों की बात करें तो जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी हमने 4 लिख ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहानी की तरह किस तरह से हमें याद करनी चाहिए। ठीक है। तो याद करने की बात करें तो अगर आपने पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा, ठीक है जी, जीके में भी पढ़ा होगा कि राजस्थान जो राज्य है उसकी राजधानी जयपुर है। तो जयपुरी तो हमें ऐसे ही याद हो जाएगी। ठीक है। जयपुरी याद करने के लिए हमें किसी तरह की जरूरत नहीं है, जयपुरी ऐसे ही याद हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं हम जो 3 बोलियां बनती हैं। देखिए उनमें से तीनों जो बोलियां उसके जो शुरुआती अक्षर हैं या शुरुआती जो शब्द हैं उनमें से म वर्ण की प्रधानता है, म वर्ण से शुरू होते हैं। तो मालवी, मेवाती और मारवाड़ी। तो इसको याद करने का ये म से तीनों म से शुरू होती हैं, ये आपको याद करने का तरीका हो गया। और राजस्थानी की जो जयपुरी बोली है वो तो हमें ऐसे ही याद हो जाएगी क्योंकि राजस्थानी की जो राजधानी है वो जयपुर है। तो ये याद होने के करने का तरीका है। तो ये आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम आगे देखें तो जो राजस्थानी की महत्वपूर्ण तथ्य हैं या राजस्थानी जो भाषा है, बोली है, उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य विशेषताएं उसको हम देख लेते हैं। हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है जी। तो महत्वपूर्ण तथ्यों में हम देखेंगे कि जो न है, न के स्थान पर न का प्रयोग होता है। ठीक है, का प्रयोग। तो ये राजस्थानी जो भाषा है उसकी व्याकरणिक विशेषताओं में आ जाएगा ये। और उसके बाद की बात करें तो जैसे खड़ी बोली के बारे में हमें पता है कि खड़ी बोली जो वो आज सरकारी भाषा है, ठीक है, ये सिनेमा की भाषा है। तो वो खड़ी बोली जो हम बोलते हैं साहित्य की भाषा है। तो खड़ी बोली के समान
11 स्वर मिलते हैं। 11 स्वर मिलती हैं, आप लिख लीजिएगा। अगर उसके बाद की बात करें तो खड़ी बोली के समान ही अंतस्थ और ऊष्मीय व्यंजन मिलते हैं। ऊष्मीय व्यंजन मिलते हैं, ये खड़ी बोली के समान है। तो आपको पता होगा कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, य, र, ल और व। ये जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्मीय व्यंजन आपको पता होगा श, स और स। ठीक है जी, ये ऊष्मीय व्यंजन और ह, ये 4 ऊष्मीय व्यंजन है। तो ये भी राजस्थानी में खड़ी बोली के समान ही हमें देखने को मिल जाते हैं। अब इसके बाद की बात करें तो जो ये श है, ठीक है जी, श, इस स का उच्चारण ख के रूप में होता है। ख तो ध्वनि की तरह आता है, ध्वनि के समान। जैसे मैं कहूँ षटकोण, क्या कहा मैंने, षटकोण, तो षटकोण को बोलेंगे राजस्थानी में खटकोण। ठीक है, तो ये एक विशेषता है इसकी राजस्थानी की। अगर अब हम अन्य बात करें तो अन्य में हम देख सकते हैं कि अन्य की अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण विशेषता है, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह की विशेषताएं हमें किताबों में बहुत कम देखने को मिलती हैं। जो गाइडें होती हैं, जो प्रतिष्ठित लेखक होते हैं, उनकी बुक्सों में हमें देखने को मिल जाती हैं। तो जो राजस्थानी भाषा है वो गुजराती से अत्यधिक साम्य रखती है, प्रभावित है। राजस्थानी भाषा बोली गुजराती से अधिक साम्य रखती है। अधिक निकट है, ये भी कह सकते हैं हम। ठीक है जी, अधिक निकट, ये आप देख लीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ तो आप ये लिखने में थोड़ी सी मेरे को समस्या हो रही है। तो राजस्थानी की भाषा जो है वो गुजराती के अत्यधिक निकट है, या अत्यधिक निकट है। ठीक है जी, अधिक निकट है, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये राजस्थानी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण विशेषताएं या महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो अब हम इसके बाद की बात करते हैं कि इसके बाद क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है जी, तो राजस्थानी मैंने आपको बता दी कि राजस्थानी में परीक्षा की दृष्टि से किस तरह से प्रश्न बनते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे होती है। ठीक है जी, और उसकी उपबोलियाँ कौन सी हैं, ये हमें देखने को ज़्यादातर मिलती हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से, परंतु हमने यहाँ पे देख लिया है बहुत, ये कह सकते हैं कि उच्च स्तर का। ठीक है जी, इसकी कुछ व्याकरणिक विशेषताएं देख ली, तो ये आप कह सकते हैं कि उच्च स्तर का हमने। एक और विशेषता मैं आपको बता देता हूँ, परंतु वो भी महत्वपूर्ण है कि राजस्थानी जब हम कह सकते हैं कि अपभ्रंश, राजस्थानी और अपभ्रंश के जो मेल से भाषा बनती है उसको कहते हैं डिंगल। ठीक है, ये एक अति महत्वपूर्ण विशेषता थी। राजस्थानी और अपभ्रंश के मेल से जो भाषा बनी वो डिंगल कहलाई। और आदिकाल का जो साहित्य है, रासो साहित्य हम कह सकते हैं, रासो साहित्य में जो डिंगल भाषा का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो डिंगल भाषा क्या थी, राजस्थानी और अपभ्रंश का मिश्रित रूप था। ठीक है, अब एक डिंगल और एक पिंगल भी हमें देखने को मिलती है। तो मैंने ब्रज भाषा जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने नहीं बताया था। तो ब्रज जो है वो ब्रज भाषा, जहाँ अपभ्रंश, और अपभ्रंश और ब्रज के योग से जो भाषा बनी उसको पिंगल कहते हैं। ठीक है जी, देखिए एक याद करने का आपको मैं तरीका बताता हूँ। राजस्थानी और ब्रज भाषा जो मिश्रित अपभ्रंश से डिंगल और पिंगल, वो याद कैसे करना चाहिए। देखिए राजस्थानी जो भाषा है, ठीक है जी, वो थोड़ी कर्कश है। ठीक है जी, उसमें कठोर शब्दों का प्रयोग, जैसे देखिए न के स्थान पर न का प्रयोग हो रहा, तो ये कठोर शब्द हैं, कठोर वर्ण है ये न। ठीक है जी, ट ठ ड ढ ण, ये कठोर वर्णों में आ जाते हैं, वीररस में इनका ज्यादा प्रयोग होता है। तो राजस्थानी जमा अपभ्रंश के योग से डिंगल बनती है। ठीक है जी, डिंगल देखिए बोलने से इसको कह सकते हैं, जैसे ड आ गए तो ये वीररस का और कौन सा कर्कश वर्ण है, कौन सा वर्ण है, ड
कर्कश वर्ण है, ठीक है जी। तो डिंगल ये हो गई। अब पिंगल की बात करते हैं, ब्रज और अपभ्रंश के योग से बनती है। तो ब्रज भाषा को मधुर भाषा भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत मधुर थी। तो पिंगल बनती है ब्रज और अपभ्रंश के योग से। तो ये याद करने का तो आपको तरीका हो जाता है क्योंकि परीक्षा में पूछ जाते प्रश्न है, ठीक है। तो पिंगल बन गया। पिंगल जो है पूर्ण शब्द किस तरह का, आप पहले शब्द पे जाइए। पूर्ण शब्द जो कर्कश नहीं है परंतु ये एक मधुर शब्द है। अब ड जो है वो ड को देखिए आप, कर्कश शब्द है। और वीर से रसों में जो एक उत्साहित करने वाले रस होते हैं उनमें प्रयोग होता है। तो आप डिंगल और पिंगल को एक बहुत अच्छे तरीके से कहानी की तरह याद करने का तरीका उस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और अब हम आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। आगे देख रहे हैं हम बिहारी हिंदी, ठीक है। और बिहारी हिंदी में हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, भाषाएं हैं, उत्पत्ति किससे होती वो हम देखेंगे। तो बिहारी हिंदी पे हम आते हैं। देखिए बिहारी हिंदी की सबसे पहले मैं उत्पत्ति की बात करता हूँ कि अपभ्रंश के कौन से रूप से